उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पीएम मोदी चुनावी रण में उतरने वाले हैं, तो वहीं बीजेपी ने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे और स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारा है। पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों मेरठ से अभियान की शुरुआत करेंगे। दरअसल 30 मार्च को मेरठ में पीएम मोदी की रैली होगी। इस रैली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। तो वहीं कल मेरठ से सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए वोट की अपील करेंगे। सीएम योगी 5 दिन में 15 रैली और जनसभा करेंगे, जिसका रोड मैप तैयार हो चुका है और इसके जरिए जनता के बीच वो विकास के साथ ही कई और मुद्दों को भी उठाएंगे। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हर सीट पर जातीय सामाजिक समीकरण सेट हो चुका है और उस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे लाभार्थी वर्ग को साधा जा सके, गरीब, किसान, नौजवान को जोड़ा जा सके। अब इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, जिसकी शुरुआत कान्हा की नगरी मथुरा से होने वाली है। 27 मार्च को सीएम योगी मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में योगी की जनसभा होगी। 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में चुनावी दौरा होगा। 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में सीएम योगी जनसभा करेंगे। वहीं 31 मार्च बरेली, रामपुर और पीलीभीत में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भाग लेंगे। सीएम योगी इन 4 दिनों में 15 जिलों को कवर करेंगे और जनता के बीच जाकर विकास का जीरो टॉलरेंस का संदेश देंगे। लोकसभा चुनाव के चुनावी प्रचार अभियान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कृष्ण की नगरी मथुरा से शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल 3 जिलों में ताबड़तोड़ सभाएं होंगी और इसमें मथुरा, गाजियाबाद और मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर जनता को संबोधित करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं 27 मार्च से 31 मार्च तक लगातार जारी रहेंगी और एक दिन में वो 3 जिलों में सभाएं करेंगे। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं। दरअसल सीएम योगी इस चुनाव में सभी 80 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मुद्दे भी सिलेक्ट कर लिए हैं। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था, जीरो टॉलरेंस की नीति, माफिया पर एक्शन, यूपी में रोजगार की बहार, गरीबों को मुफ्त अनाज, किसानों का बिजली बिल माफ और यूपी में निवेश क्रांति। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसके दम पर बीजेपी 80 में 80 का दावा कर रही है और हर वर्ग, हर समुदाय को साधने की तैयारी कर रही है। के लिए योगी आदित्यनाथ कल से अपनी प्रचार यात्रा शुरू करेंगे। तमाम जिलों में उनके प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दोनों उप मुख्यमंत्री और तमाम नेता आज भी अपने नामांकन कराने, पश्चिम क्षेत्र में नामांकन शुरू हो गया, वहां पहुंच चुके हैं, नामांकन में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी क्षेत्रों में रैलियां होंगी और उन रैलियों को सभी बड़े नेता संबोधित करेंगे। प्रदेश का कोई भी कोना छूटेगा नहीं और स्वयं योगी आदित्यनाथ 80 लोकसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ यूपी में बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभाएं शुरू हो जाएंगी। सीएम योगी की यूपी में हर लोकसभा सीट पर रैलियां कराने की तैयारी है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की 80 से ज्यादा रैलियां होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम दिग्गज नेता रैलियां करते नजर आएंगे और उन मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे, जिसकी गारंटी पीएम मोदी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दौर है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पर्चा भरने के लिए हलचल तेज हो गई है और आज मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशियों में नॉमिनेशन फाइल किया और इसी के साथ उम्मीदवारों ने जीत का दावा भी किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इस चुनावी जंग में किसका पड़ा भारी है और किसकी। उनको गिनाया नहीं जा सकता। मतलब इतने काम, जितने काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कर दिए हैं इन सालों में, मुझे नहीं लगता अगर उसके आगे एक जीरो भी लगाई जाए तो उतने सालों में वो काम हो पाते। इतना उन्होंने काम कर दिया है। उनकी जो इच्छा है, जो विल पावर है, उनकी जो एनर्जी है, वो आज तक किसी भी नेता में,
किसी भी पॉलिटिशियन में देखने को नहीं मिली, और मुझे वो पॉलिटिशियन नजर ही नहीं आते अब तो। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है, इसलिए बीजेपी के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना पर्चा भर रहे हैं। लेकिन जो उत्साह बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में दिखा, वो तस्वीर किसी और पार्टी से नहीं आई। किसी से नहीं है। 400 लाख वोट तो जीत होगी। कितने वोटों से जीत दर्ज कर? 2 लाख से जीत होगी। 2 लाख। मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आज हमें प्यार करता है, जनता हमारा परिवार है। दरअसल कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक बयार बहती है, वही पूरब तक जाती है। इस राजनीतिक बयार को अपने पक्ष में करने के लिए अब बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी यूपी में कुल 27 लोकसभा सीट है। 27 में से 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। पश्चिम में जाट वोटर कई सीटों पर निर्णायक है। जाट वोट बैंक पर जयंत चौधरी की पकड़ मानी जाती है। जयंत चौधरी पर एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। उधर मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन के बाद भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीत का दावा किया। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर चल रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और जी ढंग से यहाँ पर हमारा गठबंधन है चौधरी जयंत सिंह जी के साथ। मुजफ्फरनगर में विपक्षी दलों की जमानत जब्त होगी। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी संजीव बलियान जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। हम लोगों ने जो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में काम किए, उन कामों के आधार पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के आधार पर, हम लोग जो उनका संकल्प है 400 पार का, उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद भी अपना उसमें योगदान देगा, इस अपेक्षा के साथ हम जनता के बीच में हैं। मुझे विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने पूरे सरकार का 10 साल का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर 18% से ज्यादा जाट है। बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जाट वोटरों को साधने के लिए दांव चला। इस चुनाव में भूपेंद्र चौधरी की भी परीक्षा है कि वो बीजेपी की उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं। वहीं आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की अगुवाई में ये पहला लोकसभा चुनाव है, लिहाजा उनकी भी अग्नि परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दूसरी तरफ पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया, जिसके बाद वो रोड शो के जरिए जनता के बीच दिखे। और इस मौके पर अनिल बलूनी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई और अनिल बलूनी की जीत का दावा किया। बहुत स्पष्टता से दिख रहा है कि जनता ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है और जनता अब चुनाव जिताने पे लग गई है। अब जब चुनाव जनता लड़ती है और चुनाव प्रचार जनता करती है तो किस तरह का माहौल होता है आप सब जानते हैं। हमने अपने जीवन काल में इस प्रकार का माहौल इससे पहले कभी किसी चुनाव में नहीं देखा कि जनता खुद अग्रसर होके और चुनाव जिताने के लिए लग गई है। अब की बार 400 पार ये जय घोष आज आपने हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर नागरिक के मुख से सुना। अनिल बलूनी जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। पूर्व हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और प्रदेश के भी दिग्गज नेताओं के सानिध्य में, कार्यकर्ताओं के सहयोग से उन्होंने अपना नामांकन भरा। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि मोदी जी की जो ऐतिहासिक पुनः जीत होने वाली है उसमें एक कमल का फूल उनकी ओर से भी अर्पित होगा। अभिनेत्री कंगना रनौत की सियासी एंट्री पर कांग्रेस नेता की अपमानजनक पोस्ट ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेसी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। महिला आयोग से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से कंगना की तस्वीर के साथ उनका पोस्ट चुनावों से कुछ हफ्ते पहले आया है, जिस पर अब कार्रवाई की मांग हो रही है। तो वहीं कंगना के निशाने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बैकफुट पर नजर आ रही हैं और बचाव में सफाई दे रही हैं। आपको बयान सुनाते हैं। खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने
आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। तो एक तरफ पहले चरण के लिए नामांकन का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विवादित बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। दरअसल मुरादाबाद से टिकट मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसटी हसन अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया वो काफी विवादित था। एसटी हसन ने कहा, हमारी लड़ाई फासिस्ट ताकतों के खिलाफ है, क्योंकि 10 साल में मुसलमानों पर काफी जुल्म हुए। एसटी हसन ने कहा कि अब बदला लेने का वक्त आ गया, इसलिए आने वाली नस्लों के लिए जीतना रहा होगा। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि इंशाअल्लाह जालिम का खात्मा होगा। अब एसटी हसन के इस बयान पर संग्राम छिड़ गया है, और कैसे छिड़ा है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद और फिर से सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे एसटी हसन अब मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश में लगे हैं। अल्पसंख्यकों से वोट पाने के लिए रात के अंधेरे में विवादित बयान देने लगे हैं और गुमराह करने लगे हैं। बदला लेने का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह हम फासिस्ट ताकतों को जबरदस्त शिकस्त देंगे। विवादों का दूसरा नाम एसटी हसन के टिकट पर पहले संशय था, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से टिकट का ऐलान किया, एसटी हसन एक बार फिर विवादित बयान देने लगे और मुस्लिमों को भड़काने लगे। एसटी हसन ने कहा, 10 सालों में मुसलमानों पर काफी जुल्म हुआ, लेकिन अब फासिस्ट ताकतों को जबरदस्त शिकस्त देंगे। आने वाली नस्लों के लिए हमें जीतना होगा। हमारी जुबान बंद कर दिए, सिर्फ आंखें खुली हैं। इंशाअल्लाह जालिम का खात्मा जरूर होगा। एसटी हसन के एक एक शब्दों में नफरत है, माहौल खराब करने की कोशिश है और मुस्लिम वोट बैंक के लिए सियासी साजिश। जो हालात पिछले 10 साल से हमारे ऊपर गुजर रहे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। ये वक्त आ गया है उनसे उनके जारहाना रवैये का बदला लेने का। हमने बहुत झेल लिया, हमारी जबानें बंद हैं, हमारी आंखें खुली हैं। कोई कुछ कह नहीं सकता, अगर कहेगा तो ईडी, इनकम टैक्स या जेल जाना पड़ेगा। आखिर ये जुल्म, आखिर ये ज्यादती कब तक? सपा नेता के इसी बयान पर सवाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी उठाने लगे हैं और जाति धर्म की राजनीति नहीं करने की नसीहत दी जा रही है। एसटी हसन समेत पूरी समाजवादी पार्टी जनता जनार्दन के अदालत से खारिज की जा चुकी है। अब अल्लाह याद आ रहे हैं। शब्द और बोल तो एसटी हसन के हैं, लेकिन ये जो जहर बुझा तीर निकल रहा है वो सोच अखिलेश यादव की है। जो राम राज्य की परिकल्पना है, जहां सबका साथ और सबका विकास है, उनसे देखा नहीं जाता है। और मुझे लगता है कि सत्ता को प्राप्त करने की जो बौखलाहट है उसमें अनाप शनाप रूल जुल बयान समय समय पर ये देते रहते हैं। पर मुझे लगता है कि अब भारत की जनता ने सिरे से इनको नकार दिया है और सत्ता में आने की सोच छोड़कर और समरसता की बात इन्हें करनी चाहिए। नहीं, ये जालिम लोग स्वयं है और जालिम की जो दृष्टि होती है वो दूसरे को भी उसी दृष्टि से देखती है। दरअसल मुरादाबाद में बीजेपी ने चौथी बार सर्वेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी के सर्वेश सिंह की सवर्ण वोटों पर अच्छी खासी पकड़ है, तो वहीं सपा के एसटी हसन की मुस्लिम वोट पर पकड़ मानी जाती है। और यही वजह है कि एसटी हसन मुस्लिमों के नाम भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ताकि खास वोट बैंक को साधा जा सके। हालांकि सपा नेता के इस विवादित बयान पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी मौजूदा सांसदों का टिकट काटने से भी गुरेज नहीं कर रही है। तो वहीं नए चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है, यानी अब सबकी नजर उन 12 सीटों पर है जहां बीजेपी के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी नया प्रयोग करने वाली है। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कि बीजेपी क्या इन सीटों के लिए कोई नया फॉर्मूला लेकर आएगी। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को साधने के लिए अब तक बीजेपी ने कुल 63 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 51 नाम थे और दूसरी लिस्ट में 13 नाम हैं। हालांकि बाराबंकी सीट पर प्रत्याशी बदल दिया गया है, यानी कुल 63 प्रत्याशियों पर फैसला हो गया है। दूसरी लिस्ट में 13 प्रत्याशियों में से मौजूदा 9 सांसदों का टिकट कट चुका है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा, गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कटा, कानपुर के सत्यदेव पचौरी का टिकट कटा, स्वामी मौर्य की बेटी संघमित्रा का टिकट कटा। यूपी से अब तक कुल 63 टिकट घोषित किए गए हैं, जिसमें कई सीटों पर नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ से लगाकर कई ऐसी सीटें हैं जिन पर मौजूदा सांसदों के टिकट काटे, उनमें नए चेहरों को मौका दिया है। चाहे वो कानपुर की सीट की बात की जाए या फिर जो मेरठ की सीट है, वहां से अरुण गोविल को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट काट के वहां से रमेश अवस्थी को चुनावी मैदान में उतारा है। जाहिर सी बात है, बीजेपी चुनावी अभियानों में लगातार जुटी हुई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई नए चेहरों को मौका दे रही है, तो कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट रही है। अब नजर यूपी की बची 12 सीटों पर है, जिस पर बीजेपी ने अब भी प्रत्याशी नहीं उतारे। रायबरेली में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का इंतजार, कैसरगंज में ब्रिजभूषण सिंह को लेकर असमंजस, मैनपुरी में डिम्पल के खिलाफ प्रत्याशी पर मंथन जारी, देवरिया में नए चेहरे को मौका मिल सकता है, गाजीपुर में अफजाल के खिलाफ प्रत्याशी पर मंथन। यानी बीजेपी एक तरफ नए चेहरों को मौका देकर नया प्रयोग कर रही है, तो वहीं अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काटने से गुरेज नहीं कर रही, खासकर जिनके बारे में पार्टी को लगता है कि वो दोबारा नहीं जीत पाएंगे। ये हर चुनाव में बदलाव करते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, और कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी बड़ा रिस्क ले रही है, लेकिन चुनाव के परिणाम पे आते हैं तो लगता है उन्होंने रिस्क नहीं लिया था, बल्कि उनका बदलाव बहुत ही सोच समझकर सर्वे करके कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेके किया गया है। अब ये चीजें चुनाव की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। कई नए प्रयोग बीजेपी इस बार भी कर रही है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 में 80 का हो, तो फिर बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताया है। बीजेपी के 51 उम्मीदवारों की पहली सूची में उत्तर प्रदेश की 5 सीट पर महिला प्रत्याशी को मौका मिला था। इस बार 13 सीट में 2 सीट पर महिला उम्मीदवारों को उतारा गया है, तो वहीं दूसरी लिस्ट में 4 नए चेहरों को मौका मिला है, जो मोदी योगी के मिशन 80 को साकार करने के लिए चुनावी मैदान में पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।